नमस्कार। आज के वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष या जिसे हम धर्मेतर भी कह सकते हैं साहित्यिक स्रोतों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धर्मेतर या धर्मनिरपेक्ष साहित्य धर्मनिरपेक्ष या धर्मेतर साहित्य में उन सभी साहित्यिक ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है जिनका विषय धर्म के इतर हो, या ऐसा कह सकते हैं कि धर्म के अलावा अन्य विषयों पर वो लिखे गए ग्रंथों को, चाहे वो राजनीति हो, चाहे इतिहास हो, चाहे काव्य हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे व्याकरण हो, इन विषयों पर जो प्राचीन काल में साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए, उन सभी ग्रंथों को धर्मनिरपेक्ष या धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस धर्मनिरपेक्ष या धर्मेतर साहित्य को भी इसकी विषय सामग्री के आधार पर अध्ययन सुविधा की दृष्टि से इतिहासकारों ने 3 श्रेणियों में पुनः विभाजित किया। चूंकि हमारा विषय इतिहास है और हमारा अध्ययन का दृष्टिकोण ही ऐतिहासिक है, इस कारण सबसे पहले इन धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों में उन ग्रंथों को अलग वर्गीकृत किया गया जिनकी विषय सामग्री किसी न किसी प्रकार इतिहास से संबंधित थी, सीधे संबंधित थी। और इसी आधार पर इन धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा लौकिक या जिन्हें हम विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ भी कह सकते हैं, तीसरा था क्षेत्रीय साहित्यिक ग्रंथ। सबसे पहले हम ऐतिहासिक ग्रंथों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथों में उन सभी ग्रंथों को सम्मिलित किया गया जिनमें इतिहास के साथ साथ राजनीति या नीति से संबंधित या राज व्यवस्था से संबंधित जानकारी प्राप्त होती थी। यद्यपि भारतीय इतिहास में जो पहला विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है वो कल्हण के ग्रंथ राजतरंगिणी को माना जाता है। इससे पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनको विशुद्ध ऐतिहासिक नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी जो विषय सामग्री है वो पूर्णतया इतिहास से संबंधित नहीं है। वो ग्रंथ मूल स्वरूप में किसी काव्य के रूप में या किसी ज्योतिष ग्रंथ के रूप में या किसी नाटक के रूप में या किसी राजनीति के ग्रंथ के रूप में लिखे गए, परंतु उनके साथ साथ उन ग्रंथों से हमें इतिहास विषयक जानकारी भी प्राप्त होती है। विशुद्ध रूप से जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो कल्हण का राजतरंगिणी ही माना जाता है, जिसकी विषय सामग्री पूर्णतया ऐतिहासिक है। इस ग्रंथ की रचना है वो कल्हण द्वारा की गई थी, जो कश्मीर का एक प्रसिद्ध दरबारी विद्वान था। इस ग्रंथ की रचना है वो 1150 ईस्वी के लगभग की गई थी। इस ग्रंथ से हमें 1150 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास की वो विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इससे पूर्व भी अनेक ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई थी, यद्यपि वो विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन फिर भी उन ग्रंथों से हमें समकालीन इतिहास, राजनीति, राज व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इन ग्रंथों में जो सबसे महत्वपूर्ण और सर्वप्रमुख जो ग्रंथ आता है वो है चाणक्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र। चाणक्य, जिसके 3 नाम इतिहास में उल्लेखित मिलते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, उसके द्वारा अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना संभवतः मौर्य काल में की गई थी। इस ग्रंथ से हमें तत्कालीन राज व्यवस्था, राजनीति, राज प्रबंध के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के पश्चात
भी अनेक ऐसे ग्रंथों की है वो रचना की गई, जैसे कामंडक का नीतिसार। यह भी एक राजनीति या नीति से संबंधित ग्रंथ है, परंतु इस ग्रंथ को अर्थशास्त्र को आधार बनाकर ही इस ग्रंथ की है वो रचना की गई थी। ऐतिहासिक ग्रंथों में जीवन चरित्रों को भी शामिल किया गया, यानी बायोग्राफी को भी। प्राचीन काल में विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो जीवन चरित्र लिखे गए उन्हें भी ऐतिहासिक ग्रंथों में सम्मिलित किया गया है, और ऐसे जीवन चरित्र बड़ी संख्या में है वो प्राचीन काल में लिखे गए, जिनमें से कुछ के ऊपर है वो हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इन ग्रंथों से हमें तत्कालीन राजवंशों के बारे में भी या किसी शासक विशेष के बारे में है वो विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, कालक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिनमें पहला ग्रंथ है वाकपति राज का गौड़वहु। वाकपति राज है वो लेखक का नाम है, गौड़वहु उनकी रचना का नाम है, जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में वाकपति राज के द्वारा कन्नौज के सम्राट यशोवर्मन की विजयों और उनकी उपलब्धियों का है वो एक प्रकार से उल्लेख किया गया या गुणगान किया गया है। यानी जीवन चरित्र से तात्पर्य किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र के बारे में लिखना, यानी बायोग्राफी। कन्नौज का शासक यशोवर्मन था, उसके जीवन चरित्र के बारे में वाकपति राज ने वो गौड़वहु में लिखा है। इसी प्रकार जो दूसरा प्रमुख जीवन चरित्र है वो पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित ग्रंथ नव सहस्रांक चरित्र है। पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित इस ग्रंथ नव सहस्रांक चरित्र से हमें दक्षिणी राजस्थान के एक प्रमुख राजपूत वंश परमार वंश के बारे में वो विस्तृत जानकारी प्राप्त। इसी प्रकार महाकवि विल्हण द्वारा रचित विक्रमांक देव चरित्र भी एक जीवन चरित्र ही है। विक्रमांक देव चरित्र से हमें कल्याणी दक्षिण भारत स्थित जो चालुक्य शासक थे, दक्षिण भारत में वेंगी के चालुक्य और बादामी के चालुक्य थे। बादामी जिन्हें वातापी के चालुक्य भी कहा जाता था, बादामी या वातापी के शासक विक्रमादित्य षष्ठ के है वो जीवन काल और उसके जीवन चरित्र के बारे में हमें विक्रमांक देव चरित्र से है वो विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी रचना महाकवि विल्हण द्वारा की गई थी। इसी प्रकार गुजरात के एक प्रसिद्ध कवि जय सिंह द्वारा कुमारपाल चालुक्य नामक है वो ग्रंथ की रचना की गई थी। इस ग्रंथ से हमें गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल चालुक्य के वो जीवन चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार जयानक का एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, जो संस्कृत में लिखा गया। इस ग्रंथ से हमें चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन चरित्र के साथ साथ हमें तराइन के युद्धों का उल्लेख भी मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथों के बाद धर्मनिरपेक्ष या धर्मेतर ग्रंथों में जो दूसरी श्रेणी के ग्रंथ थे वो थे लौकिक ग्रंथ, जिन्हें विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ भी कहा जाता है। लौकिक या विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में उन ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है जिनका विषय नाटक, कविता यानी काव्य, नाटक, काव्य, ज्योतिष या व्याकरण रहा। यानी जिन ग्रंथों का विषय है वो नाटक, कविता या ज्योतिष या व्याकरण हो, उन ग्रंथों को लौकिक साहित्य या विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों की श्रेणी में रखा गया। और प्राचीन काल से ही हमें ऐसे ग्रंथ है वो बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं।
हम सबसे पहले अगर ज्योतिष ग्रंथों के बारे में चर्चा करें, व्याकरण ग्रंथों के बारे में चर्चा करें, तो ऐसे 3 प्रमुख व्याकरण ग्रंथ हैं, जिनमें पहला है पाणिनि का अष्टाध्यायी, और उसी को आधार बनाकर बाद में 2 और संस्कृत के व्याकरण ग्रंथों की रचना की गई। दूसरा था कात्यायन का वार्तिक और तीसरा था पतंजलि का महाभाष्य। ये तीनों ही व्याकरण ग्रंथ हैं, मौलिक रूप से व्याकरण ग्रंथ हैं, किंतु हमें इन ग्रंथों से उस समय की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पाणिनि, जो कि एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे, उनके द्वारा एक व्याकरण ग्रंथ की है वो रचना की गई थी, जिसका नाम अष्टाध्यायी, यानी अष्टाध्यायी के नाम से उनके द्वारा एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई थी। इस ग्रंथ में संस्कृत के है वो व्याकरण से संबंधित नियमों के साथ साथ हमें 5वीं-6वीं शताब्दी की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कात्यायन, जो कि एक संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे, उनके द्वारा पाणिनि के अष्टाध्यायी को ही आधार बनाकर संस्कृत के एक और व्याकरण ग्रंथ की वो रचना की गई थी, वार्तिक के नाम से। इस ग्रंथ से हमें प्राक मौर्य यानी मौर्यों से पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती। तीसरा ग्रंथ था पतंजलि का महाभाष्य। इस ग्रंथ की रचना है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान पतंजलि के द्वारा की गई थी। पतंजलि जो है वो शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के समकालीन और उनके दरबारी विद्वान थे। यह ग्रंथ यद्यपि मूल रूप से संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है, किंतु इस ग्रंथ से हमें शुंग वंश के बारे में, शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने और शुंगों के समय हमें यवन आक्रमण का जो उल्लेख है वो इस ग्रंथ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ज्योतिष ग्रंथों के अलावा विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में जो दूसरे ग्रंथ आते हैं वो आते हैं नाटक और काव्य। अगर नाटकों और काव्यों में चर्चा की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो नाटक है वो है विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस। इस नाटक की रचना यद्यपि गुप्त काल में की गई थी, परंतु इस नाटक से हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। नंद वंश और मौर्य काल के बारे में हमें विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। ये भारत का पहला जासूसी नाटक माना जाता है जो कि नायिका विहीन है, इसमें कोई नायिका नहीं है। संस्कृत में लिखा गया है। इस ग्रंथ से हमें चंद्रगुप्त और चाणक्य के द्वारा नंद वंश का है वो विनाश किए जाने का उल्लेख है वो विस्तृत रूप से मिलता है। गुप्त काल में जब हम काव्य रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो जो सबसे बड़ा कवि, महाकवि कालिदास का नाम है वो सर्वोपरि आता है। कालिदास को महाकवि या कविकुल गुरु कहकर भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि काव्य रचना में कालिदास की रचना वर्तमान समय प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई है वो कवि नहीं कर पाया। यही कारण है कि कालिदास को कविकुल गुरु या महाकवि कहा जाता है। या एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत का शेक्सपियर, यद्यपि शेक्सपियर तो कालिदास के बहुत बाद में हुए थे। कालिदास जैसी काव्य प्रतिभा है कोई भी कवि अर्जित नहीं कर पाया भारतीय इतिहास में। कालिदास की कुल 7 रचनाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें 2 उनके द्वारा महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक लिखे गए थे। 2 महाकाव्य हैं रघुवंशम और कुमार संभव। खंड काव्यों में पहला है ऋतु संहार और दूसरा है मेघदूतम। नाटकों में 3 नाटक जो लिखे गए थे, अभिज्ञान शाकुंतलम,
मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय, ये तीनों नाटक, मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है उस नाटक से हमें विदर्भ की राजकुमारी यानी शुंग काल में विदर्भ की राजकुमारी मालविका और शुंग वंश के सम्राट पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र के मध्य प्रणय संबंधों का उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ शुंग यवन संघर्ष यानी शुंगों और यवनों के मध्य संघर्ष तथा शुंग सम्राटों और विदर्भ जो राज्य था उसके मध्य संबंधों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इस प्रकार और भी अनेक ग्रंथ हैं जिनके अंतर्गत व्याकरण ग्रंथ भी हैं, नाटक भी हैं, ज्योतिष संबंधी ग्रंथ भी हैं और काव्य रचनाएं भी हैं, जिनसे हमें समकालीन इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। जिनमें सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी, भास का नाटक सोपन वासवदत्ता आदि प्रमुख है, जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में वो विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। धर्मनिरपेक्ष या धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत जो तीसरा जो श्रेणी थी वो थी क्षेत्रीय साहित्यिक ग्रंथों, जिसके ऊपर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। चूंकि हमने धर्मनिरपेक्ष या धर्मेतर साहित्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। ऐतिहासिक ग्रंथ जिसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, दूसरा था लौकिक या विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, तीसरा था क्षेत्रीय साहित्यिक ग्रंथ यानी जो क्षेत्रीय भाषाओं में जो साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए। तो इस बिंदु पर हम चर्चा है वो अगले वीडियो में करेंगे।